मेजरली जो कंसर्न आ रहे हैं सभी स्टूडेंट्स के वो यही आ रहे हैं कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। लो कॉन्फिडेंस वो फील कर रहे हैं, स्ट्रेस वो फील कर रहे हैं, एग्जाम का प्रेशर वो ले रहे हैं। कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को ये नहीं पता है कि रिवीजन कैसे करना है। जो सबसे बड़ा कंसर्न है, बच्चा ये बोल रहा है सर कि मैं रिवीजन कर रहा हूँ बट मुझे रिवीजन में बहुत टाइम लग रहा है। एक्टिव रिवीजन वो है कि एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से जब तक स्टूडेंट नहीं सोचेगा वो एक परफेक्ट प्रिपरेशन और परफेक्ट रिवीजन नहीं कर सकता। सर मैं टेस्ट दे रहा हूँ लेकिन मेरे टेस्ट में एक तो नंबर नहीं आ रहे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील कर रहा हूँ। मेमोरी रिटेंशन पे क्वेश्चन आ रहा है, इसके बारे में क्या बोलते? सर सोशल साइंस में आपको क्या याद है? तो कम्प्लीटली आप ब्लैंक हो जाओगे यार। सोशल साइंस में मेरे को क्या याद है? हमारा जो टेस्ट का लेवल हमने सेट किया है वो एनटीए से 2 टाइम हार्डर है। ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा बना लिया बच्चों ने, बहुत टफ बना लिया अपने माइंड में कि यार ये तो बहुत बड़ी कोई चीज़ है। काफ़ी सारे बच्चों ने, एटलीस्ट 17-18 बच्चों ने ये लिखा है, इस टाइम पे मेरे को फोकस नहीं हो पा रहा है। कुछ नंबर आते हैं तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, काफ़ी चीज़ें चल रही है, फिर मैं कुछ और एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। सर आईपीएल भी आ गया, सर मैं बोर हो जाता हूँ, पढ़ाई में लास्ट में मन नहीं लग रहा है कि इतना ज़्यादा है, मेरा होगा या नहीं होगा। जिस दिन डिस्ट्रैक्शन आए उस दिन हमें ये सोच लेना चाहिए कि लास्ट टाइम है अपने पास 2 महीने, तो सारे मटेरियल को ही वापस रिवाइज करें या कुछ और भी, अगर कुछ अच्छा कंटेंट लग रहा है कि यहाँ से मिल सकता है, यहाँ से पढ़ सकते हैं, तो उस पर जाना चाहिए। जो पढ़ा है उस पर विश्वास करना चाहिए अपना। लगातार सर हम स्टूडेंट से बातचीत कर रहे हैं अभी, जैसे अभी तो हमारे एग्जामिनेशन के फॉर्म भी नहीं आए जेआरएफ के, बट हम ये मान के चल रहे हैं कि अप्रैल एंड तक फॉर्म आ जाना चाहिए और मोस्ट प्रोबेबली अपनी एग्जाम भी जून लास्ट तक, जैसा कि अपन जाके भी आए थे तो बातचीत हुई थी। तो लास्ट में जो मेजरली जो कंसर्न आ रहे हैं सभी स्टूडेंट्स के वो यही आ रहे हैं कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। लो कॉन्फिडेंस वो फील कर रहे हैं, स्ट्रेस वो फील कर रहे हैं, एग्जाम का प्रेशर वो ले रहे हैं। कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को ये नहीं पता है कि रिवीजन कैसे करना है, और भी बहुत सारे ऐसे डाउट्स है जो कॉमन डाउट्स है, उनके बारे में हम 1-to-1 क्लास के अंदर भी बातचीत करते रहते हैं। बट थ्रू ए प्रॉपर वीडियो अगर हम स्टूडेंट्स तक पहुंचाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वो इस चीज़ को समझ पाएंगे कि यार ये जो फीलिंग्स है इस टाइम पे जो आके आ रही है वो सभी के साथ आती है। एज एस्पिरेंट अगर हम सोच के देखते हैं, अगर 2 साल पीछे अगर हम खुद को लेके जाते हैं तो सेम फीलिंग्स हमारे अंदर भी एग्जाम से पहले थी। तो कंप्लीट हम बातचीत करेंगे और सॉल्यूशन केवल अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देकर, हम जितने भी टॉपर्स से रेगुलरली हम बातचीत करते रहते हैं, उन्होंने किस प्रकार से उसको फेस किया था और कैसे जो आने वाले टॉपर्स बनने वाले हैं वो इस चीज़ को फेस कर सकते हैं, इसकी कंप्लीट हम बातचीत करेंगे। और वो चीज़ है कि स्टूडेंट इस टाइम है ना, स्टूडेंट थोड़ा पैनिक भी कर रहा है। ये नहीं सोच रहा है कि सब कुछ नेचुरल है, कि भाई मॉक टेस्ट में कोई बच्चा बोला है नंबर नहीं आ रहे हैं, तो नंबर नहीं आ रहे हैं, मॉक टेस्ट नंबर के लिए नहीं देना चाहिए। वो सारी चीज़ें अपन बात करते हैं इस बारे में। तो शुरुआत से बात करते हैं कि सबसे पहले जो सबसे बड़ा कंसर्न है, बच्चा ये बोल रहा है सर कि मैं रिवीजन कर रहा हूँ बट मुझे रिवीजन में बहुत टाइम लग रहा है, तो इफेक्टिव रिवीजन नहीं हो पा रहा। तो मेरे ख्याल से इसमें ये चीज़ है कि एक तो जनरली अपन बच्चा देखते हैं ना तो गलत तरीके से रिवीजन कर रहा है। रिवीजन का मतलब ये नहीं कि आपने वापस हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस देख लिए या आपने यूट्यूब पे लेक्चर्स देख लिए और कंप्लीट बुक वापस थोरोली आपने पढ़ ली। वो रिवीजन का तरीका नहीं है मेरे ख्याल से, वो एक टाइम को बर्बाद करने का तरीका है। इफेक्टिव रिवीजन वो है कि जब आपने पहली बार पढ़ा था तो आपने कुछ पॉइंट्स बनाए होंगे या कुछ हाईलाइट किए होंगे, या फिर मैं सबसे जो बेस्ट रिवीजन का तरीका मानता हूँ कि लेट्स से आपने कोई टेस्ट पकड़ा, ठीक है, या पीवाईक्यू का टेस्ट पकड़ लिया आपने, अब आपने वो पूरा टेस्ट दिया, आपको लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन मेरे को आता था, ये वाला नहीं आता था, अब आपने दे दिया टेस्ट और आपको पता चल गया कि भाई कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब जहां से आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, लेट्स से अभी सोइल टेक्सचर से, मैं सोइल का एग्जांपल लेता हूँ, सोइल टेक्सचर से कोई क्वेश्चन आया तो बाकी जितने भी टेक्सचर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं, मैं एक व्हाइट पेज लूंगा और मैं लिख लूंगा भैया टेक्सचर ये होता है, ये होता है, ये होता है, जितना मेरे को याद आ रहा है। अब फिर मैं बेटर रिवीजन ही होगा कि मैं उस बुक में देखूं कि भाई इसके अलावा मेरे और क्या पॉइंट्स रह गए हैं। तो वो सबसे इफेक्टिव रिवीजन का तरीका है। और सारे अगर मैं पीवाईक्यूज को 2021 से लेकर 2025 तक जो अपने ऐप पे सारे पढ़े हैं, अगर मैं इफेक्टिवली 120 × 5 साल का भी मैं देता हूँ तो 600 क्वेश्चन होते हैं। 600 क्वेश्चन में पूरी सब्जेक्ट कवर हो जाएगी और स्पेशली वो पॉइंट्स कवर हो जाएंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं रेगुलरली। तो मेरे ख्याल से वो रिवीजन की तरीका रहना चाहिए, ना कि सारी की सारी बुक्स, बिकॉज फिर तो टाइम लगना ही है ना। आपका क्या कहना है रिवीजन के बेसिस पे? एग्जैक्टली जैसा आपने बताया कि पीवाईक्यूज बेसिस पे अगर रिवीजन करते हैं तो वो सबसे मोस्ट इफेक्टिव है। दूसरा
जैसे कि हम फ्रॉम द डे वन ये चीज बोलते हैं कि भाई आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए, आपके पास प्रिंट आउट होना चाहिए। और फॉर श्योर जो सीरियस अपनी तैयारी कर रहा है उसके पास उसका प्रिंट आउट है तो सिलेबस को वो उठाए। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, ना कि किसी बुक के पीछे जाकर अब, क्योंकि बुक तो जब हम इनिशियली जब कोई प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो हम उसको बोलते हैं कि भाई इस बुक से स्टार्ट करो, बट अब हम ये बोलेंगे कि भाई सिलेबस के अकॉर्डिंग आप चलो। प्लस मैं एग्रोनॉमी की बात करूं, फर्स्ट यूनिट है हमारी जनरल एग्रीकल्चर की, उसमें से कोई टॉपिक है माइटोसिस या मियोसिस या सेल डिवीजन वहां पे लिखा हुआ है, तो डायरेक्टली आप उस टॉपिक को जैसे आप पढ़ो, सबसे पहले आप अपने दिमाग पे जोर दीजिए कि आपको उस चीज में क्या क्या याद आ रहा है। अब मैं माइटोसिस मियोसिस की बात करता हूँ तो उनकी जितनी भी फेज है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो मैं जितना उन चीजों को लिख सकूं तुरंत लिखूं। टॉपिक देखा और उसके बारे में मुझे कितना याद आ रहा है वो लिख लिया, उसके बाद में मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ तो जाके मैंने तुरंत देख लिया। कोई भी और अगर हम सब्जेक्ट की भी बात करते हैं तो कुछ ना कुछ टॉपिक हमेशा वहां पे मेंशन होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे हॉर्टिकल्चर है, उसमें फ्रूट क्रॉप्स होती है हमारे, तो सिट्रस एक क्रॉप देखी, तो सिट्रस क्रॉप को इस प्रकार से उनको पढ़ना चाहिए कि पर्टिकुलर पहले खुद से लिखने की कोशिश करेगी यार इसमें क्या क्या पॉइंट है इंपॉर्टेंट और क्या क्वेश्चन बन सकता है। एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से जब तक स्टूडेंट नहीं सोचेगा वो एक परफेक्ट प्रिपरेशन और परफेक्ट रिविजन नहीं कर सकता। इन चीजों को ध्यान में रखें, तो पीवाईक्यूज बेस्ड एक सिलेबस बेस्ड अगर रिविजन करेंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। ये बुक पढ़ना तो बिल्कुल मतलब ये तो टाइम पास वाली कैटेगरी होगी। कंप्लीट बुक को वापस से नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ सकते, प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि टाइम बहुत कम है। फिर ना वो मैनेज नहीं कर पाएंगे टाइम, और फिर वो बोलेंगे कि यार मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है और मैं रिवीजन नहीं कर पा रहा हूँ। एब्सोल्युटली सर। सेकंड चीज है कि सर मैं टेस्ट दे रहा हूँ लेकिन मेरे टेस्ट में एक तो नंबर नहीं आ रहे हैं, एक मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस मेरा उसकी वजह से बहुत ज्यादा मर रहा है और मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड फील कर रहा हूँ, और बहुत ही ज्यादा ऐसा फील हो रहा है कि मेरे को कुछ आ ही नहीं रहा, कुछ याद ही नहीं रहा, मेमोरी रिटेंशन पे क्वेश्चन आ रहा है। इसके बारे में क्या बोलिए? एग्जैक्टली ये तो नॉर्मल एक फीलिंग है। मतलब कोई भी एग्जाम की हम प्रिपरेशन करते हैं तो अगर मैं आपको एकदम से बोलूं कि सर सोयल साइंस में आपको क्या याद है, तो कंप्लीटली आप ब्लैंक हो जाओगे, यार सोयल साइंस में मेरे को क्या याद है, यार कुछ नहीं आ रहा एकदम से। बट मैं आपको अभी ये बोलूं कि सर आप मुझे जो है वो बल्क डेंसिटी के बारे में या पर्टिकुलरली कोई भी टॉपिक के बारे में आप मुझे बताओ, तो आप बेटर तरीके से उस चीज को आप डिफाइन कर पाओगे। क्यों यही सोचते हैं वो हमेशा कि एकदम से कोई टॉपिक सोच लिया और फिर ब्लैंक हो जाते हैं, रेदर देन हम कभी भी जब क्वेश्चन देखेंगे तभी तो आंसर याद आएगा ना। हम अगर सोच के बैठेंगे यार मुझे क्या याद है, तो ऑफ कोर्स यही फीलिंग आएगी यार मुझे कुछ भी नहीं याद आ रहा है। तो इसमें तो फीलिंग्स तो सबके साथ आई थिंक ये नॉर्मल सेम से ही होती है। और सर मेरे ख्याल से ना सिर्फ टेस्ट देना इनफ नहीं है। होता क्या है कि बच्चा टेस्ट देता है, उसको लगता है कि सर मेरे को नंबर नहीं आ रहे। अपन अभी टेलीग्राम पे भी डेली टेस्ट चला रहे हैं, 60 दिन अभी 16 दिन हो गए ऑलरेडी, और कंटिन्यूसली चल रहा है, और यूनिट वाइज टेस्ट चल रहे हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट है, इनफ टेस्ट है। बस बच्चा ये गलती कर रहा है कि मैंने टेस्ट दिया, नंबर नहीं आया, पैनिक करेगा। टेस्ट का कभी भी मोटिव नंबर देना नहीं है। टेस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट मोटिव है कि आपको ये पता चल जाए कौन सा आपका सेक्शन वीकर है, कौन सा वीकर सेक्शन नहीं है। अब हमने शुरुआत से बोल रखा है कि एक माई मिस्टेक्स करके एक नोटबुक बना लो, जो आप गलतियां कर रहे हो उसको एक साइड में लिखो और उन गलतियों पे फोकस करो, और जहां से आपका क्वेश्चन सही हुआ है उसको आपने जैसे देख लिया, और जहां से गलत हुआ है उससे रिलेटेड और जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सारा डिटेल्ड डिस्कशन और डिटेल्ड एनालिसिस करना पड़ेगा, वो पीवाईक्यूज के साथ और मॉक टेस्ट के साथ। हम जो क्वेश्चन दे रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि उठ के सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ये कभी नहीं होगा। बच्चे यही बोलते हैं सर आपका मॉक टेस्ट अच्छा था बिकॉज वहां से क्वेश्चन पड़ गए। ना, मॉक टेस्ट वो अच्छा है जहां से हमारा प्रॉपर रिवीजन हो जाए। तो मेरे ख्याल से जब भी बच्चा टेस्ट दे, और इतने सारे टेस्ट दे रहे हैं हम कि टेस्ट में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, जब इतने सारे टेस्ट दे रहे हैं ना, तो टेस्ट में वो टेस्ट के आफ्टर वाला जो काम है ना, एनालिसिस वाला, वो जरूर करना चाहिए उसको, वरना वो सिर्फ एक ऐसा हो जाएगा कि फॉर्मेलिटी टाइप हो जाएगा। कल परसों की बात बताता हूँ, आपने हॉर्टिकल्चर का अपन वो करवा रहे थे, मतलब टेस्ट के बाद जो सॉल्यूशन करवाते हैं, तो उसके अंदर क्लास में एक स्टूडेंट आते हैं, तो मैंने बोला टेस्ट दिया, तो उसमें से 2-3 ने तो बिना टेस्ट दिए वो एक्टिवेशन का ज्वाइन करने आ गए। मैं कहा जब आपने टेस्ट नहीं दिया है तो आप सॉल्यूशन क्यों देखने आ गए? भाई टेस्ट का मतलब क्या है? मॉक टेस्ट, कि आप जब फाइनल जो टेस्ट दोगे उससे पहले जो मॉक ड्रिल होती है वैसे मॉक टेस्ट है, तो पहले आप उस टेस्ट को दो, उसके बाद में आप सॉल्यूशन को देखो। एक स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मैं तो अभी अभी टेस्ट दे के आई हूँ। मैं कहा बहन अभी अभी तू टेस्ट दे के आई है, उसका एनालिसिस तो कर, खुद से कर पहले। टेस्ट देने के बाद में मुझे लगता है सर कि कम से कम 3 से 4 घंटे
उस टेस्ट के इंग्लिश में ये देना चाहिए कि भाई इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय मेरा क्या माइंड सेट था, ये जानना बहुत जरूरी है कि वो गलत हुआ, क्या मेरा जो पहला थॉट आया था क्या मैंने उसको साइड में रख के सेकंड थॉट की तरफ में आंसर में गया था, या फिर मैं पहले थॉट की तरफ गया था, या फिर ये क्वेश्चन इसलिए गलत हुआ क्योंकि मुझे ये स्टेटमेंट नहीं आ रहा था, तो ये स्टेटमेंट मुझे क्यों नहीं आ रहा था, मैं क्यों कंफ्यूज हुआ। क्योंकि हमारा जो टेस्ट का लेवल हमने सेट किया है वो एनटीए से 2 टाइम हार्डर है डायरेक्टली, क्योंकि हमने पैटर्न ही ऐसा बनाया है जिसके अंदर अगला कंफ्यूज होगा और नंबर नहीं आएंगे। हमारे टेस्ट के अंदर कोई अगर 300 प्लस स्कोर कर रहा है 480 में से तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमने लेवल इस प्रकार से सेट किया है कि पहले से वो करते हैं ना, जिसे कोई भी प्रैक्टिस करवाते हैं तो उनसे ज्यादा वजन उठवाते हैं ताकि वो बाद में जब मेन मैच में जाए कहीं भी खेलने जाए तो वो उसको ईजी लगे। तो लाइक दैट हम मॉक टेस्ट के मार्क्स की तरफ ज्यादा ना सोचकर इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि आने वाला जो क्वेश्चन था वो आपके कितने गलत हुए, आपने सिली मिस्टेक कितनी की जब एक टेस्ट आपने दिया, उस पे फोकस करना चाहिए, उसको करेक्ट करना चाहिए नेक्स्ट टाइम। वो अब मान के चलो जो मिस्टेक यहीं पे कर देगा अपने मॉक टेस्ट में, क्या उसको वो दोहराएगा? कभी नहीं दोहराएगा। गलत इंसान सही चीज वापस गलत कर सकता है लेकिन गलत चीज वापस गलत नहीं करेगा, ये चीज हमेशा। और सर पिछले साल के टॉपर्स जो हमारे एक बैच में थे उन्होंने भी हमेशा ये चीज बोली कि आपके जो मॉक टेस्ट हैं वो एनटीए से हार्ड होते ही हैं, और इसीलिए ना अपने आप को उस बेसिस पे जज मत करो कि कितने नंबर आ रहे हैं। मेरे ख्याल से वो कंप्लीटली गलत है। और जो आपने बात बोली वो बड़ी डीप एनालिसिस है कि फर्स्ट थॉट था या सेकंड थॉट था, वो अपने आप को रीलुक करना पड़ेगा। और ये जो एग्जाम है वो कोई ऐसी उठके वाली चीज नहीं है कि भाई वन लाइनर आ गया, ये तो बहुत स्टेटमेंट और असेसन रीजंस है ना। तो दिस इज नॉट लेस देन ए वॉर। और वॉर पे जाते हैं तो अपने चाकू छुरी तलवार बंदूक सब पहना करके जाते हैं, तैयारी करके जाते हैं, तो ये सारी तैयारी उनको पहले करनी पड़ेगी। और एक जो चीज मुझे ये भी लगती है सर कि इस एग्जाम को एक तो ना जरूरत से ज्यादा बड़ा बना लिया बच्चों ने, बहुत टफ बना लिया अपने माइंड में कि यार ये तो बहुत बड़ी कोई चीज है। आप अगर सही मेंटरशिप के प्लान में हो, सही तरीके से आप काम कर रहे हो, सही मॉक टेस्ट दे रहे हो, क्वालिटी मॉक्स दे रहे हो, तो कोई बड़ी बात है नहीं इसमें। मतलब बहुत ज्यादा ऐसा कोई अर्जुन जो आंख पे एक तीर लगा रहा है वो वाली चीज नहीं है। बस सिंपल सी बात है कि सही डायरेक्शन में और सही माइंडसेट के साथ काम करते रहो। तीसरी चीज पे मैं आता हूँ सर कि काफी सारे बच्चों ने, एटलीस्ट 17-18 बच्चों ने ये लिखा है कि सर इस टाइम पे मेरे को फोकस नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा मैं कम कुछ नंबर आते हैं तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, काफ़ी चीज़ें चल रही है, फिर मैं कुछ और एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, सर आईपीएल भी आ गया, सर मैं बोर हो जाता हूँ, पढ़ाई में लास्ट में मन नहीं लग रहा है कि इतना ज़्यादा है, मेरा होगा या नहीं होगा। तो उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा मतलब आप क्या सोच रहे थे जब आप प्रिपेयर कर रहे थे? डिस्ट्रैक्शन तो आदमी का जब से जन्म होता है उसके साथ ही वो चलता है, और डिस्ट्रैक्शन तो हमेशा ही रहता है, हर चीज़ में डिस्ट्रैक्शन रहता है। बट जिस दिन डिस्ट्रैक्शन आए उस दिन हमें ये सोच लेना चाहिए कि क्वेश्चन करना चाहिए खुद से, भाई कि मैंने तैयारी क्यों स्टार्ट की थी। मतलब आप जो हमेशा बोलते हो भाई, इम्पोर्टेंट चीज है कि यार मैंने तैयारी क्यों शुरू की थी। मतलब क्योंकि बीच बीच में ब्लर तो होंगे, हम कई प्रकार के डिस्ट्रैक्शन होंगे जो बच्चे बोलते भी नहीं एग्जैक्टली इसके सामने भी नहीं रखते हैं, जो एग्जैक्ट रियल डिस्ट्रैक्शन है सर। उनका रियल डिस्ट्रैक्शन ये नहीं है कि वो किताब खोलते हैं तब वो मतलब पढ़ने में समझ नहीं सकते, या कोई भी रॉकेट साइंस है जैसे एग्रीकल्चर की कोई ऐसी सब्जेक्ट है जिसको समझ नहीं सकते। और कई प्रकार के बैकएंड पे चीजें चलती है, जैसे फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं फॉर श्योर कि किसी को मतलब कि जैसे कोई बहुत अच्छी तैयारी कर रहा है लेकिन अगर घर पे रह के वो स्टडी कर रहा है तो घर पे घर वाले काम कराने लग गए तो वो भी एक फैमिली प्रेशर मिल सकता है कि भैया मेरे को एग्जैक्टली घर में कुछ चल रहा है, हमेशा कुछ ना कुछ तो चल रहा होता है ना। तो मतलब आप कितना इन्वॉल्व हो रहे हो उस चीज के अंदर वो भी मैटर करता है, तो उसमें कम इन्वॉल्व होना चाहिए। अदर थिंग जो आज के टाइम पे सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है जो जिसके थ्रू वो अभी हमें देख पा रहे हैं, दैट इज द मोबाइल फोन। सबसे मतलब बड़ी प्रॉब्लम ही वो है, वो रियलाइज भी नहीं होने देता है कि कितना टाइम आपका खा गया, और वो टाइम खा जाएगा आपका 5 से 6 घंटे भी वो दिन का खा सकता है अगर आप रील और शॉर्ट वीडियोस देखने के शौकीन है। बड़े इंटरेस्टिंग चीज है सर कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल कर देते हैं इसलिए कि वो रील देखते हैं वहां, और उसके बाद में यूट्यूब पे वो शॉर्ट्स देख जाते हैं उतने। तो फिर फायदा क्या हुआ भाई, तुम वही सेम चीज रिपीट कर रहे हो, तुमने प्लेटफॉर्म चेंज किया है बट माइंडसेट चेंज नहीं किया ना। तुम रखो, अगर तुम्हें पोटेंशियल है तुम अपने फोन में इंस्टाग्राम रखो और फिर खुद को चैलेंज करो ना कि यार मुझे नहीं देखना, मतलब क्योंकि ये मेरे गोल का पार्ट नहीं है, ये मेरा प्रोडक्टिव मेरे को नहीं बनाएगा कहीं भी मेरे एग्जाम के अंदर। तो एग्जैक्टली ऐसे टाइम पे मुझे लगता है कि सर जो सबसे बेस्ट चीज है वो हमें एक पेन और पेपर लेके बैठना चाहिए और हमारी डिस्ट्रैक्शंस को लिख देना चाहिए, क्योंकि लिखने से चीजें क्लियर होती है, हमारे दिमाग में क्लियरिटी आती है जो कि कोई भी प्रैक्टिस नहीं करता है। और लिखेंगे
तो उनको पता चलेगा कि यार मेरा टाइम कहाँ जा रहा है और मुझे कैसे कट डाउन करना है, चाहे वो आपके पास Absolutely. दोस्ती क्यों ना हो, उससे एटलीस्ट 2 महीने के लिए दूर हो जाओ। वो अगर आप अच्छी जगह पहुंच जाओगे तो वो आपके पास आएगा, अदरवाइज ऐसी स्थिति हो जाएगी कि वो आपको खोजेगा भी नहीं। ऐसा होता है। हाँ बिल्कुल होता है सर। एक चीज मेरे साथ तो एक और होती थी जब मैं प्रिपेयर करता था, और आप ऑल इंडिया रैंक 3rd थे, मेरी ऑल इंडिया रैंक 7 थी, बट मेरे साथ एक चीज होती थी, जब भी आप पढ़ने बैठते हो ना तब आपको बाकी दुनिया की सारी चीजें याद आने लग जाती है। ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। तो जब भी मैं पढ़ने बैठता था कि यार ये करना है, फिर मैं सोचता था भूल जाऊंगा, तो मैं वो करने लग जाता, तो फिर पढ़ाई छूट जाती थी। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मैंने कहा अगर ऐसा चलता रहा ना, इसके लिए मैंने कुछ सोचा नहीं, तो जरूर बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो मैं क्या करता था, एक मैंने ना इतना सा पेज एक अपनी डेस्क पे चिपका रखा था, और उसमें डिस्ट्रैक्शंस लिख के ऊपर जो भी मुझे याद आता था कि भाई मुझे ये करना है, तो मैं उसमें लिख देता था कि भाई उसको कॉल करना है, उसने बोला था, उससे ये मांगना है, उससे ये वाले शेयर करने नोट्स, ये सब चीजें मैं लिख देता था। और फिर आपने अपने दिमाग को ये बोल दिया ना कि भाई ये वाली चीज मैंने लिख दी है, अब ये मैं बाद में कर सकता हूँ, तब वो चीज मेरे को डिस्ट्रैक्शन दूर कर, मतलब वो फिर मेरे दिमाग में बर्डन नहीं रहता था। वरना आप दिमाग में ये सोचते रहोगे यार ये चीज करनी, वो आप दिमाग, हाँ, तो ये चीज मैं हमेशा लिख देता था। फिर जब ये हो जाता था, जब मैं अपना पढ़ाई खत्म, तो मैं सारा कुछ करके उसको ये पेंसिल से लिखता था, रबर करके वापस कर देता। वो बड़ी मेरे लिए हेल्पफुल रही। और वो चीज जरूरी है कि आप अपने यार दिमाग भी आफ्टर ऑल आपका ही पार्ट है, आपको उसको पागल बनाना पड़ेगा। ये आपको हर बार कोशिश करेगा, पिंच करेगा कि हट दूर, वो डोपामिन उसमें है, इसमें क्या कर रहा है, तो डोपामिन लेने के लिए आपको दूर जाना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से अभी तो आईपीएल भी चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, और आईपीएल से ज्यादा तो डिस्ट्रैक्शन अभी सब बच्चों के फेयरवेल चल रहे हैं, कभी फेयरवेल पार्टी हो रही है, कभी रावे लास्ट में हो रहा है, तो उन चीजों सारों से भी बचना चाहिए। हमेशा चलती रहती है, मतलब जैसे कि हो सकता है, मतलब सबका अलग अलग टाइप का डिस्ट्रैक्शन होता है। मतलब मे भी हो सकता है कोई रिलेशनशिप में रहे तो उसको ज्यादा ऐसे टाइम पे हर्ट होगा कि यार वो ऐसे, तो भाई तुम उनको जवाब दो ना, मतलब सक्सेस से आप आंसर करना ना, आप आज क्यों उस चीज को लेके इतना पैनिक कर रहे हो, मतलब स्ट्रॉन्ग तो अपने आप को बनाना होगा। और सर एक बार वो मेरे को कागज भी दे देना, एक पीछे जो इसके, हाँ ये लेफ्ट में, हाँ ये वाला, ये वो चीज है सर। जब मैं डिस्ट्रैक्ट होता था ना, तो ये मैंने लिख रखा था इधर, SRF 2023, और ये सर ने लिखा भी है, ये हम दिखा भी देंगे इसको, डोंट वेस्ट योर टाइम, टुडे डिसाइड्स टुमारो, ये सब मैंने लिख के दीवार पे रख रखा था। मैं कहा यार दाव पे ये चीज लगी है। बिल्कुल एग्जैक्टली सर। और फिर जब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद आते थे तो इसमें भी लिख देता था। मैनिफेस्टेशन तो करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। मैनिफेस्ट करोगे तभी चीजें जाके हो पाएगी। और यहाँ पे सब इतने टॉपर से हम बातचीत करते हैं, सब यही बोलते हैं कि मुझे वो दिखता था, मुझे वो चीज दिखती थी, मुझे वो चाहिए था, वो कि हाँ यार ये तो मुझे चाहिए, वो आग तो होनी चाहिए, वो आग नहीं होगी तो वो चीज नहीं कर पाएंगे। पिछले बैच में सर आपको याद है वो स्टूडेंट थे अरचिमाला, जो भी IRI में सोयल साइंस में, उनका ये था कि लास्ट में कि सर अगर मुझे IRI नहीं मिली ना तो मैं फिर से एग्जाम दूंगा, पूरा साल वेस्ट हो जाएगा, चलेगा, लेकिन मुझे चाहिए IRI। और सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि ऐसे डाउट में था कि उनका होगा ही नहीं होगा, लास्ट तक। बट आफ्टर ऑल जब हुआ तो उससे ज्यादा खुशी कोई चीज से नहीं मिली। तो वो मैटर करता है कि उनका मैनिफेस्टेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं सर। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर मैं जब पढ़ रहा हूँ तो मेरे दिमाग में सिर्फ रिजल्ट चल रहा है कि होगा नहीं होगा, मुझे कॉलेज मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं क्या इस टाइम पे दूसरी प्रिपरेशन कर सकता था तो मैंने वो टाइम वेस्ट कर दिया, तो ये कहीं फ्रूटफुल होगा ही नहीं होगा। तो इट इज क्वाइट नेचुरल। वो जो ऐसे लोग तो सर अगर आज हो भी जाएंगे ना कहीं पे, मतलब एग्जाम में सिलेक्शन ले भी लेंगे ना, तो वो आगे फिर वो जाके लाइफ में कुछ बहुत बड़ा नहीं पहुंच पाए। क्लियरिटी तो बहुत जरूरी है माइंड में। जिस आदमी के एक क्लियरिटी नहीं है, जिस स्टूडेंट की क्लियरिटी नहीं है ना, वो कुछ कर नहीं सकता। मतलब बेसिकली चाहे वो कितनी अच्छे से प्रिपरेशन कर ले किसी भी एग्जाम की, हो सकता है कि वो दोनों को बैलेंस आउट करके दोनों में ले जाए सिलेक्शन, बट आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि दो नाव पे सवार होके आप नहीं चल सकते, आप गिर जाओगे कहीं ना कहीं। तो एग्जैक्टली खुद को बोलना पड़ेगा कि यार या तो मैं यही करूंगा या फिर यही करूंगा। वो टाइम ले लो, चाहे 2 दिन कुछ मत करो, सोच लो, बट फिर एक कॉन्क्रीट डिसीजन पे आओ कि मुझे यही करना है। बट क्योंकि मैंने देखे हैं सर, अच्छे अच्छे एग्जांपल्स देखे हैं और अच्छे अच्छे फ्रेंड्स भी देखे हैं जो दोनों चीजें प्रिपेयर करने के चक्कर में शायद बेटर रैंक नहीं ले पाए। एग्जैक्टली वो चीज ज्यादा जरूरी है कि आप एक चीज पे फोकस करो, फिर चाहे उसमें फेल हो या वो, फिर वो माइंड में नहीं आना चाहिए कि मैं दूसरी चीज पे हो जाऊं।
इट इज़ क्वाइट नेचुरल कि बंदा फोकस करता है, उसके दिमाग में आएगी चीज़ें, बट ये हमें ही समझाना पड़ेगा। कोई दूसरा आके हमें ये नहीं बताएगा कि भाई तुम्हारे लिए बेटर क्या, तुमने सोच लिया ना एक बार, उसके बाद में तुम्हें स्टिक होना पड़ेगा, वो चीज़ करनी पड़ेगी, अदरवाइज कंपटीशन आपका वहीं आउट हो गया, आप खुद कंपटीशन से आउट हो गए। सो इट हैज़ टू बी डन, और जितना जल्दी कर लोगे उतना ज़्यादा फायदा है। सर एक मेजर चीज़ है कि कुछ एक बच्चे का डायरेक्ट में पढ़ लेता हूँ। सर कैन यू प्लीज गाइड मी हाउ टू स्टेबलाइज मॉक स्कोर्स, हाउ टू एनालाइज माई मिस्टेक्स प्रॉपरली, हाउ टू मैनेज एग्जाम एंजाइटी एंड ओवर थिंकिंग। तो ये सब मिक्स। ये बहुत मजेदार चीज है सर, बताए यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है, मतलब मैं ये सोचता हूँ कि जो टॉपर बनता है ना वो यहाँ खेलता है, एंजाइटी को ओवरकम करने में खेलता है। वो क्या है एंजाइटी, अभी तो एंजाइटी आएगी जिस दिन एग्जाम देने जाओगे उस दिन आएगी एंजाइटी। एग्जाम पहले यहाँ पे माइंडसेट चाहिए, यहाँ पे आपका पता चलता है कि यार आपने जिंदगी में क्या कमाया है। आप केवल बुक्स के दम पे आप कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। केवल आप फैक्ट्स को याद करके अगर आप चाहते हो कि इसके बेसिस पे आपके रैंक आ जाए तो वो चीज नहीं होने वाली है। और वहां पे जो जजमेंट का जो हमारा प्रोसेस है एग्जाम का वो बहुत प्यारा है। वो इस बेसिस पे नहीं किया जाता है कि यार आप कितने साल से जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, आपने कितने घंटे पढ़ाई की है, वो उसके बेसिस पे, आपने कितने बुक्स आप पढ़ के आए उसके बेसिस पे वहां रैंक नहीं मिलती है। वहां रैंक मिलती है कि जो 480 नंबर है उसमें से किसके कितने नंबर आ रहे हैं, कौन कितने नंबर लेके आ रहा है, और वहां पे उस 2 घंटे के अंदर कौन कितने क्वेश्चन सही करके आ रहा है, कौन कितने क्वेश्चन गलत करके आ रहा है, कौन कितना खुद को कूल रख रहा है। ये चीज डिसाइड करती है कि आपकी कौन सी रैंक आएगी, और उस चीज की प्रैक्टिस आज से करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हम उठ के गए और हमारा तो तैयार है, नहीं। मॉक टेस्ट हम क्यों कराते हैं, यहीं पे तो मैटर करता है ना कि मॉक टेस्ट आपको हम इवन ये बोल रहे हैं कि यार आप उस टाइमिंग पे मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो जिस टाइमिंग पे आपके 10 से 12 जेआरएफ के लिए और 2 से 4 एसआरएफ के लिए अपने मॉक टेस्ट दो। आप उसी प्रकार से सोच के चलो, वहां पे उस दिन जब आप एग्जाम देने जाओगे आप एक ऐसे एग्जाम हॉल में होंगे जहां चारों तरफ नए लोग होंगे, आप ऐसी जगह पे आप वहां पे बैठ के एग्जाम दोगे। हो सकता है उसका माउस काम ना करे अच्छे से, हो सकता है वो सिस्टम ना काम करे। मैं बात बताता हूँ सर, जब 2023 के अंदर जब मैं एसआरएफ का पेपर दे रहा था, मैं हुआ क्या, क्योंकि मैंने हमेशा से कोई भी एग्जाम देने गया हूँ तो उससे पहले मुझे पता होता है कि मैं 2 दिन पहले तैयारी छोड़ दूंगा। इतनी ज्यादा मैं मस्ती करूंगा उस टाइम पे कि मुझे एग्जाम याद भी नहीं आनी चाहिए। और एग्जैक्टली वो चीज मैं हर एग्जाम में जाता हूँ, वो प्रैक्टिस करता हूँ कि एग्जाम में एक तो मैं लास्ट में एंटर करता हूँ ताकि मुझे कम से कम टाइम मिले एग्जाम हॉल में बैठने का। वो वहाँ का जो प्रेशर है ना, फिर वहां पे भी जाके जो आस पास वाला है उससे बातचीत आप करने लग जाओ। हो सकता है उसमें आके इंस्ट्रक्टर आपको रोकने तो इस तरह, बट थोड़ी सी मजाक का माहौल वहां बना दोगे तो आप ना आप उस चीज का लोड नहीं आएगा। देन हुआ क्या, मैं जो सिस्टम था मुझे जो अलॉट हुआ वो सिस्टम सही से रन नहीं कर पा रहा है। जाके मैंने उसमें वो लगाए, मेरे जो भी वहाँ पे लगाना होता है रोल नंबर वगैरह, वो काम नहीं कर रहा है। सभी का पेपर स्टार्ट हो चुका है, मेरा पेपर स्टार्ट नहीं हुआ। फिर भी मेरे में पैनिकनेस कुछ नहीं थी। मैं कहा ठीक है यार, अपना लेट स्टार्ट होगा तो मुझे ज्यादा टाइम मिलेगा, क्योंकि टाइम तो मुझे प्रॉपर उतना है। मेरे 120 मिनट तो कोई नहीं काट सकता जब मेरा टेस्ट। सही बात है। मेरा टेस्ट सबसे 5 मिनट बाद में स्टार्ट हुआ। मैंने एकदम कूल होके अपना पेपर दिया और मस्ती से दिया। तो एग्जैक्टली जितना चिल होके आप पेपर दोगे उतना बेटर रहता है। और अभी तो मेन प्रॉब्लम तो तब आती है जब हार्ड क्वेश्चन आएंगे, जिस दिन आप एग्जाम देने जाओगे आपकी मतलब हालत खराब हो जाएगी, आपका चेहरा लाल हो जाएगा। और उस कंडीशन के अंदर भाई कूल रखना है, क्योंकि वही तो नॉवेल्टी तो देगा। जो एग्जाम पेपर सेटर है वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस तो देगा जो आपने कभी ना सुने होंगे ना देखे होंगे ना कहीं पढ़े होंगे, बट वहीं आपको कूल मेंटेन करना है ना। बाकी तो चीजें आसान हो जाती हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आप चलो एग्रोनॉमी आपकी ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे फैक्ट्स आपको याद रखने होते हैं, बट बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर लो मेमोरी रिटेंशन है हमारा मल्टीपल रिवीजन के बाद भी। सर मेमोरी रिटेंशन तो क्या है कि अब याद तो चीजें रखनी पड़ेगी। अब उसके लिए तो कोई गोली तो नहीं है कि खा ले और हमें याद हो जाए। बट मुझे जहां तक याद आ रहा है, मैं ज्यादातर चीजें ना लिख के याद करता था। इतना मतलब अभी तो खैर मेरे पास वो नहीं है, घर पे रखी होगी। लगभग 8 से 10 जो रफ नोटबुक है, जो रफ नोटबुक ही बोलते हैं जिसको, वो आती थी वो मोटी सी, वो लिख के मैंने भर दी थी। और वो ज्यादा लिखता था मैं, हर चीज जैसे याद करने के लिए बेसिकली कुछ भी याद करना है उसको लिख दिया, बिना देखे 3-4 बार लिख दिया। तो जब आप बार बार लिख के याद करोगे, बार बार सुनोगे आप, जब आपके सभी सेंस काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि ज्यादा इफेक्टिव और बेटर वे में हम किसी भी चीज को रिटेन कर पाते हैं। और जो स्टूडेंट मोस्टली यही गलती करते हैं कि जब पढ़ते हैं तो मन में पढ़ते हैं, मतलब सबका अपना अलग है। ऐसा लगता है कि पढ़ के उनको याद हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। हमें जैसे एक तो चीजों को याद रखने के लिए कई बार हमें फनी ट्रिक्स भी बनानी होगी खुद की, मतलब खुद के तरीके से, क्योंकि
क्योंकि हम अलग तरीके से किसी भी चीज को रिलेट कर सकते हैं ना हमें से। और जब खुद के लिए हम ट्रिक बनाते हैं तो उसमें कोई अपने लिए वो नहीं होता, बाउंडेशन नहीं होता, हम जो चाहे वैसे ट्रिक बना सकते हैं जिससे हमें बेटर समझ में आए। और जितना फन वे में हम चीजों को बनाएंगे उतना बेटर तरीके से हम याद रख पाएंगे और लॉन्ग टर्म के लिए उसको प्रोडक्टिव बना पाएंगे। हम चीज याद क्यों रखते हैं कि एग्जाम में उसका आंसर कर पाए। कई बार तो हम एक बार देखी हुई चीज को भी करेक्ट कर देते हैं और कई बार बहुत बार पढ़ी हुई चीज को भी हम कंफ्यूज करके गलत कर देते हैं। जैसे जो हमारा फेमाइन वाला है, ये जो बंगाल फेमाइन और जो पोटैटो वाली फेमाइन का है, उसमें क्या कंफ्यूजन है, 1800 एक 45 है, एक 1943 है। तो उसमें 1945 के देर को 1843 करते हैं तो ना कंफ्यूजन हो जाता है ईयर को। बेसिक चीज है लेकिन ईयर को देख के जिससे कंफ्यूजन होता है। तो वैसी चीजों को आप इस प्रकार से याद रखो कि जैसे जिसमें 18 आ रहा है उसमें ज्यादा आएगा, मतलब कुछ अपना लॉजिक बना लो। एग्जैक्टली। मैं आपको एक चीज भी दिखाना चाह रहा हूँ सर, एक सेकेंड। जो आप बता रहे हो ना, हाँ ट्रिक्स तो मतलब बनाएंगे तो उतना ज्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए। और सर जो अपनी वजह से बात चल रही थी ना कि अपन कुछ एक नोटबुक बना ले जिसमें अपन मिस्टेक्स, आप खुद पढ़ो इसको, ये मेरी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नोटबुक थी जिसमें एक बार पढ़ो क्या क्या लिखा है मैंने। मिस्टेक्स एंड की फैक्टर्स, व्हाट मिस्टेक आई एम डूइंग, इम्प्रूवमेंट एरियाज, मतलब किस चीज पे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। हाँ, जो मैंने जब भी जहां से भी कोई टेस्ट दिया है तो वहां से ये टेस्ट जहां से दिया है उसके बाद मैंने लिख रखा है, इंडेक्स भी प्रॉपर बना रखा है कि मैंने ये टेस्ट दिया है कि यहाँ से मैंने क्वेश्चन गलत किया है, इसको मैं सही कैसे करूंगा। तो ये कुछ डीप एनालिसिस चीजें हैं जो लाइफ लॉन्ग आपके लिए काम आएगी। और ये जो आप नोटबुक्स की बात कर रहे थे कि नोट्स बनाना, जो रफ नोट्स बनाना जरूरी है, मतलब ऐसे ही मैंने भी एग्जैक्टली क्या किया था। जो वो थे ना अपने जो क्वेश्चन एग्जाम में आते थे, टेस्ट वगैरह देते थे, उसमें नई चीज जो भी लगती थी उसको एज ए स्टेटमेंट की तरह लिख लेते थे ताकि वो आगे के लिए हमें याद है। बट उसमें बहुत सी चीजें ऐसी होती थी मतलब जो एग्जैक्टली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार इंपॉर्टेंट भी नहीं होती, बट हमें उस टाइम पे लगता है। तो हम क्योंकि हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, आज हम थोड़ा सा ज्यादा बेटर तरीके से हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं। 4 साल हो गए मैं देखते हुए, हमने खुद ने 2-3 पेपर दिए हैं। जैसे हम बनवाते तो हम ऑलरेडी उनको इंस्ट्रक्ट कर देते हैं कि भाई इंपॉर्टेंट चीज में ही स्टूडेंट को कंफ्यूज कराने की कोशिश करो, ना कि आप कुछ भी उठा के आप क्वेश्चन के अंदर डाल रहे हो। वो तो फिर उसके लिए भी वो हो जाएगा ना कि स्टूडेंट सोचेगा कि हाँ यार ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। बट मोस्टली हम इजी क्वेश्चंस में ही गलती करवाते हैं। जो हमारे मॉक टेस्ट होते हैं उनमें भी एक ही 4 स्टेटमेंट इजी देंगे, एक ही स्टेटमेंट ऐसा कुछ डाल देंगे जो बहुत अच्छे से पढ़ेगा वही कर पाएगा। तो ऐसे एग्जामिनर करता है एग्जाम के अंदर। लास्ट टाइम में सोर्स भी मैटर करते हैं कि एक तो कहीं से भी क्वेश्चंस करना जरूरी नहीं है, जो पैटर्न के क्वेश्चंस है ना वो करना जरूरी है। और हमारी पूरी कोशिश रह रही है कि जितने भी एस्पिरेंट्स उनको पैटर्न के क्वेश्चंस दिए जाएं, टेलीग्राम क्विज़ हो, यूनिट वाइज टेस्ट हो। बट लास्ट एक क्वेश्चन है सर कि लास्ट टाइम है अपने पास 2 महीने, तो सारे मटेरियल को ही वापस रिवाइज करें या कुछ और भी अगर कुछ अच्छा कंटेंट लग रहा है कि यहाँ से मिल सकता है, यहाँ से पढ़ सकते हैं, तो उस पर जाना चाहिए या जो पढ़ा है उस पर विश्वास करना चाहिए अपना। हुआ क्या था, मतलब मैं ऐसे मानता हूँ कि जैसे जितना हमने पढ़ा है ना उसी को रिवाइज करना चाहिए। बट अगर कोई बहुत पहले से तैयारी कर रहा ना, मैं यहाँ पे 2 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स को, एक जो बहुत लॉन्ग टर्म से तैयारी कर रहा है 1 से 1.5 साल से, एक दूसरा जो अभी 3 से 4 महीने में स्टार्ट किया है। तो जो लॉन्ग टर्म से तैयारी कर रहा है उसको मैं ये बोलूंगा कि लास्ट के अंदर जैसे अगर कुछ नया देख सको तो डेली कुछ नया देखो, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म से तैयारी कर रहा है ना वो सेम चीजें पढ़ के वो बहुत सिचुएशन भी आता है, तो वो उसमें फिर वो तैयारी नहीं कर पाएगा, उसको कैरी नहीं कर पाएगा लास्ट तक। तो वो कुछ नया देखता रहना डेली कुछ ना कुछ, तो उसके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। और जिसने अभी तैयारी स्टार्ट की है ना तो वो लिमिटेड सोर्स पे अगर फोकस रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि इसीलिए हम देखते हैं ना कि 6 महीने में तैयारी करके ICAR JRF एग्जाम क्लियर कर लिया, SR 3 महीने में क्लियर कर ली। वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते, वो केवल उतना पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए वो बेटर परफॉर्म कर पाते हैं। और जो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं वो इतना अपने थॉट्स में ही इतना वो सेचुरेट हो जाएंगे कि वहां पे इजी क्वेश्चन भी वो गलत करके आ जाते हैं। ट्रू। सो आई गेस ये सारे पॉइंट्स इनफ होंगे बच्चों की सारी क्वेरीज को हैंडल करने के लिए। बाकी अगर हो सकता है तो लाइक हम एक ऐसा पॉडकास्ट भी लेके आ सकते हैं जिसमें सारे टॉपर्स बैठे हों जिन्होंने पिछले साल ही पेपर दिया और उनका क्या थॉट था, अगर बच्चे बोलेंगे तो। सर बाकी मुझे लगता है कि ये इनफ होगा बच्चों के लिए कि क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए, कहाँ अपने को रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए, और सारी चीज़ें। आई होप कि ये कंपाइल्ड वीडियो होगा। इफ़ नॉट आपको लगता है कि कुछ भी और आप लोगों को चाहिए तो वो चीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। विल डेफिनेटली ब्रिंग। हम ये चाहते हैं कि कोई भी चीज़ से आप रुको नहीं, कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसकी वजह से आप अपनी रैंक के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करो। सो प्लीज़ सर।
बिल्कुल। और भाई खुद पे विश्वास रखो, खुद पे विश्वास करना पड़ेगा। खुद पे खुद विश्वास नहीं करोगे तो दूसरा कैसे आप पे आके विश्वास कर लेगा। अपनी प्रिपरेशन पे विश्वास रखो, अपने मेंटोर्स पे विश्वास रखो, अपने उन सभी वेल विशर्स पे विश्वास रखो जो आपको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। और खुद के लिए तो आपको करना ही है ये जो आप जिस प्रिपरेशन एग्जाम की कर रहे हो। बट एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो आपको ज्यादा एनर्जी देगी, जो आपको अंदर से एकदम बूस्ट करेगी, वो ये चीज उनको करके दिखाना है जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता। ये चीज जितनी आपकी एनर्जी बूस्ट करेगी उतना वो नहीं करेगी। जो आपका वाई है वो आप रेगुलरली उसको याद करो कि यार मैंने क्यों तैयारी स्टार्ट की थी। लोग कल को अदरवाइज ये कहते हुए दूर नहीं हटेंगे कि भाई क्यों कर ली तैयारी, 1 साल तक क्या रहा। तो उन लोगों को जवाब आप अपने रिजल्ट से दे पाओगे। और अच्छे तरीके से तैयारी करो अपनी। किसी भी प्रकार का और आपको डाउट आ रहा है, आपका थॉट आ रहा है, तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। पॉसिबल हो पाया तो हम शॉर्ट वीडियो के थ्रू भी उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि अब आपको क्या करना चाहिए। और जैसा सर ने बताया कि सबसे बेस्ट होगा कि सभी टॉपर्स को एक मंच पे लाया जाए जहाँ पे कम से कम 10 से 15 टॉपर हो, और वो उनसे सवाल केवल एक करेंगे, हम उसका जवाब वो देंगे कि भाई आपका 2 महीने पहले क्या माइंडसेट था और आपके लास्ट के 2 महीने आपने क्या किए। बस एक सवाल पूछेंगे, लेकिन अलग अलग टॉपर से पूछेंगे, और उससे आप बहुत ज्यादा रिलेट कर पाओगे कि कहाँ दिक्कत आ रही है और आप उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। सो थैंक यू सो मच। और जो बच्चे ये ICAR JRF SRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको शेयर कर दो, और जो भी आपका और कोई क्यूरी रह गई हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग IRA वाला। एग्रीकल्चर इज अवर कल्चर।